हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लाइमेट चेंज। क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ल्ड्स क्लाइमेट चैप्टर का ये टॉपिक है हमारा। एंड ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक से लास्ट करने वाले हैं हम अपने सिलेबस को। क्लाइमेटोलॉजी के सिलेबस में हमारा यहीं तक था। तो जो भी चीज़ें मैंने पढ़ाई है वो चाहे टाइप करके नोट्स जो मैंने दिए हुए हैं या फिर जो टाइप फॉर्मेट में मैंने पढ़ाए हैं वो हो या फिर ये हो, दोनों ही सेम है। ठीक है, परेशान होने की बात नहीं है कि ये जो नोट्स में मैंने जो लिख करके बनाया है वो अकॉर्डिंग टू सिलेबस होगा और जो पहले मैंने पढ़ा है वो सिलेबस में नहीं होगा या फिर वो थोड़ा अलग होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जितनी भी चीज़ें मैं कवर करा रही हूँ, चाहे वो जियोमॉर्फोलॉजी का हो, चाहे ह्यूमन ज्योग्राफी हो, चाहे ये क्लाइमेटोलॉजी हो, सबका अकॉर्डिंग टू सिलेबस कवर कराया है। हाँ, ये हो सकता है कि किसी के सिलेबस में कोई एक्स्ट्रा टॉपिक ऐड कर दिया गया हो, तो आप अपने हिसाब से वो मुझे बता सकते हो कि हाँ आपके टॉपिक अलग अलग जो है ऐड किए हुए हैं, तो मैं अलग से उसको कवर करा दूँगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लाइमेट चेंज हमारा क्या है। एक चीज़ तो समझ में आ रही है कि क्लाइमेट में क्या हो रही है, चेंजिंग हो रही है। अब वो किस हिसाब से होगी, क्या क्या उनके फैक्टर्स हैं, हमें वो भी जानने की ज़रूरत है। द चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर। बहुत ही ज़्यादा विख्यात ये वाक्य है हमारा कि प्रकृति का नियम ही क्या है, परिवर्तन है। सीधा सीधा अगर बोले तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ भी लागू हो रही है, क्लाइमेट पे भी लागू हो रही है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्लाइमेट एक्सेप्शन में आ गया कि हाँ क्लाइमेट ही चेंज होता है। नहीं नहीं, जितनी भी चीज़ें हैं इस पूरे वर्ल्ड में, सारी चीज़ें क्या होती हैं, चेंज होती है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रकृति का नियम है। तो इसको इस चैप्टर में या फिर बोल सकते हो इस टॉपिक में इस लाइन को भी ऐड कर दिया गया है। तो यहीं से हम शुरू करते हैं। देयर हैव बीन चेंजेस इन द क्लाइमेट सिंस ऑरिजिन ऑफ द अर्थ टिल द प्रेजेंट टाइम। अब जो चेंजेस हो रहे हैं क्लाइमेट में हो चाहे किसी भी चीज़ में हो, जब शुरुआती दौर होता है तब से ही चेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, चाहे वो हो सकता है बहुत ही धीरे धीरे हो रहे हो, मतलब इतने धीरे कि हमें हर रोज़ के हिसाब से पता भी न चले देख के, लेकिन आने वाले जो समय होंगे, जो आने वाला समय होगा उसमें पता चलेगा कि हाँ आज से कुछ साल पहले या फिर कुछ 100 साल पहले क्लाइमेट इस तरह का हुआ करता था और आज ऐसा है। जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं कि आज से कुछ मिलियंस ईयर्स अगो क्या है, क्लाइमेट दूसरे टाइप का था और आज दूसरा है। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह आगे भी वैसा ही होगा कि अभी का जो क्लाइमेट है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो बताया जा रहा है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि आज ही चेंज हो रहा है, नया है क्लाइमेट चेंज होना। नहीं, जब से ये शुरू हुआ है, जब से ओरिजिन हुआ है अर्थ का, तब से लेकर के आज तक जो चेंजेस है वो कंटिन्यूसली हुए जा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज विल हैपन इन फ्यूचर एज वेल, दैट्स फॉर श्योर। और मैंने जैसा कि बताया कि जो पहले से चेंजेस हुए हैं वो ऐसा नहीं है कि अब स्टॉप हो जाएंगे, फ्यूचर में भी होते रहेंगे और ये श्योर है। दिस चेंज कैन बी ड्यू टू नेचुरल फैक्टर्स और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स और बोथ। ठीक है, तो हम तो ये जान चुके हैं कि चेंजेस होंगे, लेकिन ये चेंजेस किस वजह से हो रहे हैं, ये तो श्योर है ना कि चेंजेस होंगे, लेकिन किस वजह से हो रहे हैं। तो इसके देखो दो फैक्टर्स हैं, पहला तो नेचुरल फैक्टर और दूसरा एंथ्रोपोजेनिक। अब एंथ्रोपोजेनिक से जिनको परेशानी हो रही है ना वो जान लो, इसको हम ह्यूमन फैक्टर्स भी बोलेंगे। ठीक है, मतलब हमारे द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनसे जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं या फिर उनसे जो चेंजेस हो रहे हैं उनकी बात करेंगे हम, किसमें, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में। ठीक है, तो दो फैक्टर्स हम जान गए, या दोनों ही, इन दोनों ही की वजह से क्या हो रहा है, जो क्लाइमेट है उसमें परिवर्तन आ रहा है। ठीक है, जनरली क्लाइमेट चेंज इज स्टडीड और डिस्कस्ड इन स्पाशियल एंड टेम्पोरल कॉन्टेक्स्ट। अब जो क्लाइमेट चेंज है उसको हम दो तरीके से पढ़ते हैं या फिर उसको डिस्कस करते हैं। कैसे, पहला तो रीजनल तौर पे, स्पाशियल मतलब किसी एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया की बात होगी, चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे वो कोई स्टेट हो या फिर कोई कॉन्टिनेंट हो, इस बेसिस पे। और एक है टेम्पोरल, टाइम के बेसिस पे। ठीक है, कि कितने टाइम पीरियड की बात हो रही है। तो ये दो चीज़ हो गए। ये क्या है, जिस बेसिस पे हम स्टडी करते हैं उसकी बस बात हो रही है। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टाइम पीरियड क्लाइमेट चेंज इज ऑफ टू टाइप्स। अगर हम टाइम पीरियड की बात करें, याद रखना नेचुरल और जो हमारा एंथ्रोपोजेनिक है, बेसिक फैक्टर्स हमारे वही हैं। अगर लिखने को आए कि क्लाइमेट चेंज के जो फैक्टर्स हैं उनको बताइए, तो आप लिखोगे नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स के बारे में। हाँ, ये कर सकते हो कि ये सब भी पहले डिस्क्राइब कर दिया, एंड जो मेन फैक्टर्स हैं हमारे नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक, उसको भी आप डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हम पढ़ते हैं कि जो टाइम पीरियड है उसके बेसिस पे क्लाइमेट चेंज हमारे दो टाइप्स हैं। पहला तो शॉर्ट टर्म चेंज एंड दूसरा लॉन्ग टर्म। ठीक है, पहला क्या होता है, कुछ छोटे समय का जो चेंज है उसकी बात हो रही है, और दूसरा क्या है, पूरा बहुत ही लंबा चलेगा ये।
द टाइम पीरियड इन दिस कैन बी फ्रॉम अ फ्यू ईयर्स टू थाउजेंड ऑफ ईयर्स। तो शॉर्ट टर्म से लॉन्ग टर्म की बात हो रही है कि कुछ चेंजेस जो शॉर्ट टर्म है उसमें होंगे, कुछ है लॉन्ग टर्म लेंगे। तो शॉर्ट टर्म में मान लो कि फ्यू ईयर्स एंड लॉन्ग टर्म में मान लो थाउजेंड ऑफ ईयर्स, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, on the basis of area of influence, there are three types of climate change. एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस की बात हो रही है। यहाँ हमने स्पैशियल पढ़ा ना, स्पेशल तो बोला मैंने कि एक पर्टिकुलर एरिया की बात हो रही है, तो उसी एरिया की बात हो रही है कि उसके बेसिस पे अगर हम देखें तो पहला है लोकल, ठीक है, लोकल टाइप ऑफ क्लाइमेट, दूसरा है रीजनल एंड तीसरा है ग्लोबल, ठीक है। ये तीन टाइप ऑफ चेंजेस हैं हमारे क्लाइमेट चेंज। किसके बेसिस पे? एरिया के बेसिस पे। These changes can take place from a geographical region to the entire Earth surface. ये एक जोग्राफिकल रीजन, एक पर्टिकुलर जोग्राफिकल रीजन से पूरे अर्थ तक है चेंजेस, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी एक रीजन में हो रहा है, ये पूरे अर्थ पे होता है। एक पर्टिकुलर रीजन से लेकर के पूरे अर्थ तक की बात होती है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे। द एविडेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द अर्थ इन द पास्ट आर कॉल्ड इंडिकेटर्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। जो एविडेंस है क्लाइमेट चेंज के, ठीक है, हमारे अर्थ के पास्ट की हम बात करें तो वो क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं हमारे क्लाइमेट चेंज को। मतलब जो भी एविडेंसेस हमें मिल रहे हैं उनसे हमें पता चलता है कि हाँ क्लाइमेट किस तरह से चेंज हुआ है, पहले हमारे पास्ट में किस तरह का क्लाइमेट था और अभी किस तरह का है। ये चीज़ हो गई क्लियर। जो भी एविडेंसेस हैं उनके बेसिस पे कुछ एविडेंसेस की बात भी हम करेंगे अभी। ऑन दिस बेसिस द इंफॉर्मेशन अबाउट पैलियो क्लाइमेट इज ऑप्टेन, ठीक है। इसी के बेसिस पे जो पैलियो क्लाइमेट है उसके इन्फॉर्मेशंस कुछ ऑप्टेंड हुए हैं इन्हीं एविडेंसेस के बेसिस पे। अब उन एविडेंसेस में क्या चीज़ें आती हैं? तो फॉसिल रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्प्रेड सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स, सी फ्लोर डिपॉजिट्स, एविडेंस ऑफ ग्लेशिएशन, चेंजेस इन सी लेवल, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एविडेंस ऑफ पैलियोमैग्नेटिज्म, स्प्रेड ऑफ सी फ्लोर एंड एंशिएंट लैंडफॉर्म्स एटसेट्रा। देखो पहली चीज़ कि हमें इनके बारे में पढ़ना है, ये सबको पता होगा। जियोमॉर्फोलॉजी की जो बिग बुक है या फिर फिजिकल ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें हमने इन सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट क्या होता है, पैलियोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ओशन जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है वो क्या होता है, सेडिमेंट्री डिपॉजिट्स और ग्लेशिएशन के एविडेंसेस, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, या फिर नॉर्मली समझो, ठीक है, इन सब को छोड़ो, सिर्फ इसको समझो। जो फॉसिल रिमेन्स है प्लांट्स एंड एनिमल्स के, इवन वो तक इंडिकेट करते हैं कि किस टाइम पीरियड में किस तरह के जानवर पाए जाते थे। अब जो जानवर एंड प्लांट्स हैं वो कहीं ना कहीं किस पे डिपेंड है? क्लाइमेट पे डिपेंड है, ठीक है। अभी जो हम पढ़ते हैं चीज़ें तो हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में जो प्लांट हमें मिल रहा है वो किसी और एरिया में नहीं मिल रहा है। तो क्यों? उनके ऊपर कहीं ना कहीं क्लाइमेट का इफेक्ट है, ठीक है, क्लाइमेटिक इफेक्ट है, जिनकी वजह से वो किसी एक एरिया में है दूसरे में नहीं है। तो वैसे ही हम टाइम पीरियड की बात करेंगे कि ये हो सकता है कुछ, ये हमारे पास्ट की बात हो रही है और ये हमारा जो है आज का प्रेजेंट है। तो पास्ट में वो वैसा क्लाइमेटिक कंडीशन था तो उस टाइम में वैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स पाए जाते थे, और अभी क्या वो क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हो गया है जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अभी वैसे जानवर या फिर वैसे प्लांट्स नहीं पाए जा रहे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, समझ में आ गई कि फॉसिल रिमेन्स के बेसिस पे हमें पता चल रहा है कि क्लाइमेट क्या हुए हैं, चेंज हुए हैं, ठीक है। The climate changes that took place in different epochs, ages and periods of geological history had a clear effect on the plants and animals of that period. यही चीज़ मैंने अभी बताया कि जो क्लाइमेट चेंजेस हुए हैं उनका क्लियरली इफेक्ट हमें देखने को मिलता है किस पे? प्लांट्स एंड एनिमल्स पे, ठीक है, उस पीरियड के प्लांट्स एंड एनिमल्स पे। और आज का जो हम मैच करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस तरह से इफेक्ट हुए हैं। At the time of ice ages on the earth, there was expansion of ice on the entire surface of the earth. अच्छा, एक और चीज़ है, आइस एज की यहाँ पे बात हो रही है, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ लो कि आइस एज में क्या था, पूरे अर्थ पे आइस जो है वो भरा पड़ा था, एक्सपेंशन था, मतलब फैला हुआ था पूरा, ठीक है। ओवर द टाइम क्या हुआ? टेम्परेचर इंक्रीज हुआ एंड ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, ठीक है, क्लाइमेट चेंज की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हुआ और इसकी वजह से जितने भी हमारे आइस कवर्स थे वो श्रैंक हो गए, ठीक है, वो सिकुड़ने लगे, जो एक्सपैंड हुए थे, पूरा फैले हुए थे, वो क्या हुए, उनका फैलाव जो है वो एकदम कम हो गया, बहुत ही कम हो गया, ठीक है। मतलब हमारी पृथ्वी आइस से जो है ढकी हुई थी और फिर बाद में क्या हुई, वो आइस शीट्स हट गई, ठीक है। तो ओवर द टाइम हुआ ये टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से, और टेम्परेचर कैसे इंक्रीज हुआ? क्लाइमेटिक चेंज होने की वजह से, ठीक है। इतना सबको समझ में आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो फैक्टर्स की हम बात कर रहे थे ना सबसे पहले, उन फैक्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है, जो मेन फैक्टर्स हैं हमारे क्लाइमेट चेंज के। तो पहला है नेचुरल फैक्टर और दूसरा क्या है? एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स।
आई थिंक आपको जो मैंने पहले अभी पढ़ाया, जो भी चीज़ें क्लाइमेट चेंज के बारे में बताई कि किस तरह से वो चेंज होंगे और कैसे हम पता करेंगे, किस तरह से हमें अभी पता चला है कि हाँ क्लाइमेट जो है वो पास्ट में कुछ और थे और अभी कुछ और है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें कंप्लीट हो चुकी है। अब नेचुरल फैक्टर्स की बात करें तो बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं। अभी जो मैं पढ़ाऊंगी उसके अलावा भी बहुत सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो जो इम्पॉर्टेंट है, कुछ जिनका डिस्कशन हर जगह हो जाता है, उनकी बात करेंगे हम। तो पहला है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। अभी देखो, जिसने भी फिजिकल ज्योग्राफी ध्यान से नहीं पढ़ा ना, और क्या बोले जियोमॉर्फोलॉजी, तो वो एक बार पढ़ लेना। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक, वोल्केनिज्म, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं हमारी। तो बस इसे अभी क्या करना है, हमें समझना है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के द्वारा हमें पता चलता है, इस सिद्धांत से हमें पता चलता है कि पहले जो कॉन्टिनेंट्स थे हमारे, उनका जो जगह है, उनका जो प्लेस है वो कहीं और था, और धीरे धीरे क्या हुए उनमें क्या हुआ, वो स्प्लिट हुए और एक जगह से दूसरी जगह वो क्या हुआ, उनका डिस्प्लेसमेंट हुआ। The present day continents were not the same prior to the 200 million years. 200 मिलियन ईयर्स की बात करें तो कॉन्टिनेंट्स बिल्कुल वैसे नहीं थे जैसे कि आज हैं। They have formed million of years ago when the landmass began to drift apart due to the plate displacement. ठीक है, ये कब बने, जो आज हमें दिख रहे हैं वो कब बने, तो जब हमारा जो कॉन्टिनेंट्स थे हमारे, ठीक है, जो लैंड मास है वो ड्रिफ्ट होना शुरू हुआ, तब ये जा करके बने प्लेट के डिस्प्लेसमेंट होने की वजह से। एक जगह से दूसरी जगह हमारा प्लेट खिसका, तब जा करके हमें आज दिखता है जो आज के हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है। दिस मूवमेंट हैड एन इम्पैक्ट ऑन क्लाइमेट चेंज ड्यू टू द चेंज on the land masses physical features and position and the change in water bodies position like the change in the flow of ocean currents and winds. तो ये जो मूवमेंट हुआ ना, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, क्लाइमेट चेंज पे। जो मूवमेंट, ये कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, हमारा जो कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहा था, डिस्प्लेस हो रहा था एक जगह से दूसरी जगह प्लेट हमारा, तो क्लाइमेट चेंज पे क्या हुआ, इसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा। क्लाइमेट हमारे चेंज होने लगे ड्यू टू चेंज ऑन द लैंड मासेस फिजिकल फीचर्स, ठीक है। जो हमारा लैंड मास है उसका फिजिकल फीचर्स चेंज हो रहा है, उसका पोजीशन चेंज हो रहा है, ठीक है। वाटर बॉडीज जो है उनका पोजीशन चेंज हो रहा है। तो क्लाइमेट तो एकदम बेसिक सी चीज़ है कि चेंज होगा ही। इतनी सारी चीज़ें हमारी अर्थ पे चेंज हो रही है, तो इनके बेसिस पे क्या, हमारा क्लाइमेट भी चेंज होना शुरू हो गया। जैसे कि हमारा ओशन करेंट्स और विंड के जो चेंजेस होते हैं, उनके जो बहने की जो क्या होती है डायरेक्शन होता है, उसमें चेंजेस होते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये सारी चीज़ें भी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो द ड्रिफ्टिंग ऑफ द लैंड मास इज कंटिन्यू टूडे, ठीक है। तो ये जो ड्रिफ्टिंग है ना, वो आज भी हमें देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि हम अपनी खुली आंखों से ऐसे देख सकते हैं। ये ईयरली ऐसे करके बताया गया है कि जो इंडिया है वो भी एशियन कॉन्टिनेंट की तरफ और बढ़ता जा रहा है। जो हिमालय पर्वत है इनफैक्ट हमारा, उसकी जो ऊंचाई है वो भी बढ़ रही है, ठीक है। तो ये कंटिन्यू है ये सारी चीज़ें, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्लोली होती है, इतनी स्लोली कि हम अपनी आंखों से एकदम डायरेक्टली उसको नहीं देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट से हमें समझ में आया कि किस तरह से ये क्लाइमेट को चेंज कर रहे थे। फिजिकल फीचर्स हमारे लैंडमास के चेंज हो रहे थे, जिसकी वजह से इम्पैक्ट किस पे पड़ रहा था, क्लाइमेट पे पड़ रहा था। तो ये क्या हुआ, क्लाइमेट हमारा चेंज हुआ। ओके, दूसरी चीज़ की हम बात करें तो वेरिएशन ऑफ अर्थ ऑर्बिट। अर्थ के ऑर्बिट में वेरिएशन होता है ना, पूरे साल क्या अर्थ की ऑर्बिट जो है एकदम सेम है, अर्थ के राउंड सन के राउंड जब हमारी अर्थ घूमती है, तो क्या इसका ऑर्बिट हर जगह सेम है? मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ये गोल है। अब गोल रहता तो पृथ्वी यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, यहाँ रहे, कहीं भी रहे, सेम रेडिएशन जाता, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, इसका क्या है, ये ऐसा है, ठीक है, ये शेप ओवल टाइप है। तो अब इसमें क्या होगा, चेंजेस होंगे। अगर अर्थ की ऑर्बिट, जब अर्थ यहाँ पहुँचेगी तो रेडिएशन ज़्यादा पड़ेगा, इधर आ जाएगी तो कम पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है रेडिएशन का। तो इसके बेसिस पे भी क्लाइमेट क्या होता है, हमारे चेंजेस होते हैं इनमें। हमें तो नॉर्मल देखने को मिलता है, लेकिन इसके बेसिस पे भी जो एक लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ टाइम होता है उसको बताया गया है। द अर्थ्स ऑर्बिट हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन द सनलाइट सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। सीजन हमारे इसी के बेसिस पे डिवाइड होते हैं, ऑर्बिट की वजह से ही हमारे अलग अलग सीजन होते हैं। दैट इज रीचिंग द अर्थ सरफेस। A slight change in the Earth's orbit can lead to variation distribution across the world. There are very few changes to the average sunshine. However, it causes a high impact on the geographical and seasonal distribution. ठीक है, अभी जो सनशाइन है वो तो मतलब बहुत ही एवरेज देखने को मिलता है, बहुत ही कम चेंजेस देखने को मिलते हैं ऑर्बिट की वजह से। एक जगह से अर्थ जो है दूसरे जगह जाती है, मतलब जहाँ पे वो कुछ ज़्यादा पास होती है सन के, और फिर कहीं कुछ ज़्यादा दूर होती है। तो इनके बेसिस पे जो हमें चेंजेस है देखने को, वो मतलब लगता है कि हाँ काफ़ी कम चेंजेस हैं, लेकिन इनके बेसिस पे क्या है, एक हाई इम्पैक्ट पड़ता है हमारे ज्योग्राफिकल और सीजनल डिस्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई। इनकी वजह से भी क्लाइमेट को
क्या किया जा रहा है, डिवाइड किया जा रहा है, इसमें चेंजेस को बताए जा रहे हैं। आगे हमारे पास है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से क्या हो रहा है, अब प्लेट टेक्टोनिक की वजह से देखो, एक तो ये नेचुरल फेनोमेना है और इसकी वजह से जो हमारी अर्थ है, प्लेट टेक्टोनिक में एग्जैक्टली क्या होता है, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर इन द कोर ऑफ द अर्थ द मेंटल प्लम्स एंड कन्वेक्शन करेंट्स फोर्स द अर्थ प्लेट्स टू एडजस्ट लीडिंग टू द रीअरेंजमेंट ऑफ द अर्थ प्लेट। ठीक है, इसमें हमें पता है कि एक प्लेट क्या होता है, नीचे की ओर जाता है और फिर वो गर्म होता है, फिर इधर से जाता है, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है, फिर नीचे से ये ऊपर जाता है, फिर न्यू प्लेट हमारे बनते जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, रीअरेंजमेंट हो रहा है अर्थ के प्लेट का। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा टेम्परेचर है वो चेंज होते रहेगा, और टेम्परेचर चेंज होते रहेगा तो टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्लाइमेटिक चेंज भी हमें देखने को मिलेंगे। दिस कैन, अब ये तो नॉर्मल है ना कि टेम्परेचर चेंज होने की वजह से क्लाइमेटिक चेंज देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमने जब अभी किसी एक का क्लासिफिकेशन देखा था तो उसमें मैंने पढ़ा था कि उन्होंने टेम्परेचर के बेसिस पे क्लाइमेट को क्या किया है, क्लासीफाई किया है। ठीक है, तो टेम्परेचर कहीं ना कहीं क्या करेगा, इफेक्ट करेगा बहुत ही ज़्यादा किसको, क्लाइमेटिक चेंज को। दिस कैन इन्फ्लुएंस द ग्लोबल एंड लोकल पैटर्न्स ऑफ क्लाइमेट एंड एटमॉस्फेयर। ये किस बेसिस पे करेगा, तो ग्लोबल और लोकल पैटर्न्स जो क्लाइमेटिक के हैं उसको इन्फ्लुएंस करेगा, उसको चेंज करेगा। वोल्केनिक एक्टिविटी की बात करें तो व्हेन अ वोल्केनो इरप्ट्स इट इमिट्स गैसेस एंड डस्ट पार्टिकल्स काउजिंग अ पार्शियल ब्लॉक ऑफ द सनरेज। वोल्केनिक एक्टिविटी के टाइम में क्या होता है कि बहुत सारे गैसेस निकलते हैं, बहुत सारे डस्ट निकलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स, तो ये क्या करते हैं, जो सनरेज आता है ना हमारी अर्थ पे उसको ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, जो वेदर होता है वो ठंडा हो जाता है। तो द वोल्केनिक एक्टिविटीज लास्ट ओनली फॉर फ्यू डेज, द गैसेज एंड एशेज रिलीज्ड बाय इट कैन लास्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड लीडिंग इट टू इन्फ्लुएंसिंग द क्लाइमेट पैटर्न्स। ठीक है, तो अब क्या चीज़ बताई जा रही है, एग्जाम्पल में देखो सल्फर ऑक्साइड है कि ये निकलता है, तो फिर ये क्या होता है, ये वाटर के साथ मिक्स होता है और फिर टीने ड्रॉपलेट्स बनाते हैं जिसमें कि सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और वो सल्फ्यूरिक एसिड काफ़ी लंबे टाइम तक, कुछ सालों तक क्या होता है, वो रहता है उस एटमॉस्फेयर में, वहाँ जहाँ पे वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं। तो हमें क्या पता चल रहा है कि वोल्केनिक एक्टिविटीज़ के टाइम पे सनरेज क्या होते हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं। ठीक है, जो पार्टिकल्स हैं, जो गैसेज हैं, वो सनरेज को ब्लॉक कर देते हैं, तो वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या होता है, कूल हो जाता है। और जो वोल्केनिक एक्टिविटीज़ से निकलने वाले जो गैसेज हैं वो रहते तो कुछ दिनों तक हैं, लेकिन वोल्केनिक एक्टिविटीज़ जो हैं वो तो सिर्फ कुछ दिनों तक ही होता है। ऐसा थोड़ी है कि वोल्केनिक एक्टिविटीज़, वोल्केनिक इरप्शन रोज़ हो रहे हैं, नहीं, वो कुछ दिन तक होते हैं, 1-2 दिन 4 दिन होंगे, ऐसे फॉर फ्यू डेज रुकेंगे। लेकिन जो गैसेज हैं ना, उनमें से निकलने वाले जो डस्ट पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी लॉन्ग पीरियड तक रुक जाते हैं, जिससे कि ये क्लाइमेट पैटर्न्स पे प्रभाव डालते हैं, उसको चेंज करते हैं। उसके बाद अब हम आते हैं फाइनली एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स में, जिसमें है ग्रीन हाउस गैसेज, चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न एंड एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स। इन दोनों का कनेक्शन देखो, ग्रीन हाउस गैस में क्या होता है कि जो सनरेज हैं हमारे, उसके रेडिएशन को ये ट्रैप कर लेता है, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ट्रैप कर लेता है, जो गैसेज हैं वो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ये सब हो गया, तो ये क्या करते हैं, सनरेज को ट्रैप कर लेते हैं और वापस उतना नहीं भेज पाते। तो उस ट्रैपिंग की वजह से क्या होता है, टेम्परेचर हाई हो जाता है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग होती है। तो ग्रीन हाउस गैसेज की वजह से क्या हो रहा है, हमारा जो क्लाइमेट है वो चेंज होगा। तो वो गैसेस कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल एरियाज से, इंडस्ट्रीज से निकले हुए होते हैं, और भी बहुत सारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं जिनसे ऐसी गैसेस निकलती हैं, तो वो क्या करती हैं, ग्लोबल वार्मिंग क्रिएट करती हैं, और उस वजह से क्या होता है कि हमारे क्लाइमेट में चेंज देखने को मिलता है। अब किसी एक जगह पे बहुत सारे ग्रीन हाउस गैसेज मतलब सालों से भरे पड़े हैं, वहीं पे हैं, और वहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो वहाँ का क्लाइमेट भी हमें दूसरा देखने को मिलेगा। तो वो क्या हो रहा है, वो हमारी वजह से हो रहा है ना, वो ग्रीन हाउस गैसेस तो हमारे द्वारा क्रिएट किए हुए हैं, लाइक इंडस्ट्रीज हम चला रहे हैं, तो वो हमारे थ्रू ही हुए। चेंज इन द लैंड यूज पैटर्न, ओके, तो लैंड यूज देखो, पहले फॉरेस्ट थे बहुत सारे, अब फॉरेस्ट को क्लियर किया जा रहा है, वहाँ पे फार्म बनाए जा रहे हैं, हाउस बनाए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज लगाए जा रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है, वहाँ से जब फॉरेस्ट सारे हट जाएंगे तो क्या होगा कि रेडिएशन डायरेक्टली पड़ेगा। अब रेडिएशन डायरेक्टली पड़ेगा तो जितना भी मॉइस्चर होगा वो ज़्यादा इवोपोरेट होगा, और उससे टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा। तो क्लाइमेट में चेंजिंग आ रही है, क्लाइमेट में चेंज आएगा ही आएगा। ठीक है, अगर कंटिन्यूसली, अब तो कंटिन्यू ही होगा ना, यहाँ का तो फॉरेस्ट हट चुका है, यहाँ पे दूसरी चीज़ें हैं, तो कंटिन्यूसली क्या होगा, ये सिचुएशन बना रहेगा। ठीक है, तो वो क्लाइमेट चेंज होगा लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एटमॉस्फेरिक एरोसोल्स की बात करें तो ये भी क्या करते हैं, ट्रैप करते हैं सोलर रेडिएशन को।
लेकिन ये ट्रैप तो करते हैं, लेकिन ट्रैप करके वापस सन को क्या करते हैं, ये रिटर्न करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेयर कूल होते रहता है। ठीक है, इसमें एटमॉस्फेयर क्या होगा, कूल होगा, और ग्रीन हाउस गैसेज में क्या होंगे, एटमॉस्फेयर का जो सरफेस का जो टेम्परेचर है वो पूरा हाई होगा। तो ये सब क्या हमारे एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से जो क्लाइमेट है उसमें चेंज हमें देखने को मिलता है। इसमें पूरा क्या हो रहा है, कूल हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, टेम्परेचर हाई हो रहा है। दोनों क्या है, दोनों ही ट्रैप कर रहे हैं सनलाइट को, सन रेडिएशन को। ये क्या कर रहा है, वापस नहीं कर रहा है उतना, ये ट्रैप करके रख ले रहा है और ये वापस कर रहा है। समझ में आ गया। तो ये है हमारे क्लाइमेटिक चेंज के फैक्टर्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे आके। सो थैंक यू सो मच। और ये बुक हमारा कंप्लीट हो चुका है। एक बार मैं याद दिलाना चाहती हूँ कि क्लाइमेटोलॉजी का सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, और धीरे धीरे नोट्स भी मैं अपलोड कर दूँगी इंस्टाग्राम पे, तो ये सब मिल जाएंगे। लेकिन कमेंट से जो हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी कोशिश करूँगी अपलोड करने की। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए बुक के साथ। एंड अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।